नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई से जुड़ा हुआ आज का हमारा पहला क्लास रहेगा, तो हम लोग तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, ना ही इस चीज से कुछ फर्क पड़ने वाला है आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अगर आपके सिलेबस के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स करके सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है और उस सब्जेक्ट के अंदर कोई भी यूनिट डिमांड एंड सप्लाई के नाम से है या कोई भी चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई करके है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बाद अगर हमें समय इजाजत देगा तो हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के बेसिकली स्कोप को भी काफी डिटेल में जाकर के डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, बुनियादी तौर पे डेफिनेशन पे जंप करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, सर ये जो इकोनॉमिक शब्द है ना, ये आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमें एग्जैक्टली कहां पर किन किन एरिया के अंदर फोकस किया जाता है। तो थोड़ा सा माय डियर फ्रेंड्स गौर फरमाइएगा, जब भी आप लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का ताल्लुकात कहीं ना कहीं आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपके रिसोर्सेज से रहने वाला है। माने किसी भी कंट्री के रेफरेंस में अगर आप लोग बात करते हो, किसी भी देश के रेफरेंस में अगर आप लोग बात करते हो, जैसे हम लोग इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो हमारे पास अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल है। सबसे पहले मेरी बात को समझना, हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो जो इकोनॉमिक्स का ताल्लुकात है ना, आपके इन्हीं रिसोर्सेज से रहने वाला है। सबसे पहले आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर फोकस करते हैं, सर ये जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, इन रिसोर्सेज को एग्जैक्टली प्रोड्यूस कैसे किया गया है। माने आप लोग क्या कहेंगे, सर आपके रिसोर्सेज के प्रोडक्शन को कहां पे फोकस किया जाता है, इकोनॉमिक्स के अंदर जाना जाता है। इसके अलावा एक बार आपके रिसोर्सेज का प्रोडक्शन हो गया है, सर फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया। ठीक है, अब एक बार आपने ये समझ लिया कि आपके जो रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, तीसरे नंबर पे आपको फोकस करना है, आपने जो बेसिकली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया है उनको किस तरीके से कंज्यूम्ड किया जाता है। हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर बुनियादी तौर पे इन मुद्दों पर बेसिकली फोकस करके चलते हैं। माने इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग फोकस करते हैं आपके रिसोर्सेज के प्रोडक्शन को लेकर के, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के और रिसोर्सेज के कंजम्पशन को लेकर के। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बात रिसोर्सेज की कर रहे हैं और अगर आप लोग हिंदुस्तान के लिहाज से बात करते हैं या किसी भी कंट्री के लिहाज से अगर आप लोग बात करते हैं, तो हर एक जगह पे क्या हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो जवाब आएगा नो, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। लेकिन अगर आप लोग बात डिमांड की करते हैं तो डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कैसे देखने को मिलती है, अनलिमिटेड देखने को मिलती है। इसका मतलब आप लोग कहेंगे कि अभी जो मौजूदा हालात है किसी भी कंट्री की अगर आप लोग बात करें, स्पेसिफिकली मैं इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, तो हमारे पास क्या है, सर हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उनकी जो डिमांड है ना वो अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग स्केयरसिटी के नाम से जानते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता है, सर इकोनॉमिक्स के अंदर स्केयरसिटी का क्या मतलब है, जब भी आपके पास अनलिमिटेड वांट हो और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्या कहलाएगा, स्केयरसिटी कहलाएगा। और सेम सिनेरियो के अंदर अगर आप लोग डिसीजन मेकिंग पर फोकस करते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक्स कहलाएगा। माने इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग इस चीज पे भी फोकस करते हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और जिनकी अनलिमिटेड वांट है, उनके अंदर एक सही डिसीजन पर किस तरीके से पहुंचा जाए। माने हमें डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग करना है किसके ऊपर, अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और वहां पे एक प्रॉब्लम है जिसको आप लोग क्या कहते हो, स्केयरसिटी कहते हो। और एक बार आपने डिसीजन मान ले लिया, ठीक है ना। अब डिसीजन लेने के
बाद आपने जो रिसोर्सेज को एलोकेट किया है, वो जो एलोकेशन है ना, वो एफिशिएंटली होना चाहिए। ये भी मेक श्योर कहां पे किया जाता है, इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। और लास्ट एंड फाइनल आपको ये ध्यान देना है, हमने जो भी एलोकेशन किया है ना, जो भी डिसीजन मेकिंग किया है, उससे हम लोग बेसिकली मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव कर पाए, ये हमारा फोकस रहता है। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कह सकते हैं सर, जब जब बात आप लोग इकोनॉमिक्स की करेंगे तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग फोकस करते हैं हाउ रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट एंड द कंज्यूम, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा मुद्दा रहेगा डिसीजन मेकिंग अंडर द प्रॉब्लम ऑफ द स्केर्सिटी, और तीसरा मुद्दा रहेगा एफिशिएंटली या एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, और चौथा मुद्दा रहेगा अचीविंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो चार मुद्दे प्राइमरी लेवल पे हम लोग फोकस करते हैं अगर आप लोग बात केवल और केवल इकोनॉमिक्स की करते हैं। क्लियर है? तो आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा कि सर इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। अब बात करते हैं सर इकोनॉमिक्स को कितनी ब्रांच के अंदर बेसिकली कैटेगराइज किया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच रहेंगी, आप सभी ने पढ़ा हुआ भी है। एक आपका क्या रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा। माने आप लोग क्या कहेंगे सर, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज रहेंगी, एक ब्रांच क्या होगी सर आपकी माइक्रो रहेगी, एक क्या रहेगी सर आपका मैक्रो रहेगा। ठीक है, अब नाम से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, माइक्रो का मतलब छोटे लेवल पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग इन तमाम मुद्दों पर तो चर्चा करेंगे ना, लेकिन ये जो तमाम मुद्दे हैं इनका जो ताल्लुकात है किसी भी आपके इंडिविजुअल के बिहेवियर या कंज्यूमर के बिहेवियर या फर्म के बिहेवियर या मार्केट के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग स्टडी करते हो बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म्स एंड द मार्केट। समझ में आया? अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल फर्म के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, किसी भी इंडिविजुअल बेसिकली कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, या इंडिविजुअल मार्केट के ऊपर अगर आपको फोकस करना है, तो वो इकोनॉमिक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग स्टडी करते हो इकोनॉमी एज ए होल। चाहे बात आप लोग यहां पे नेशनल इनकम की कर लीजिए, इन्फ्लेशन की कर लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट की कर लीजिए, ग्रोथ फैक्टर की कर लीजिए, ये तमाम चीजें कहां पे आ जाएंगी सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएंगी। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग स्टडी करते हो इकोनॉमी एज ए होल, जहां पे आप लोग नेशनल इनकम की बात करते हो, इन्फ्लेशन की बात करते हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो। इसके अलावा जो आपका फिस्कल एंड द मॉनेटरी पॉलिसीज है, उन तमाम मुद्दों पर भी आप लोग चर्चा करते हो। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कह सकते हो सर, कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर की बात करते हैं या इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करते हैं। लेकिन अगर आप लोग इकोनॉमी एज ए होल की स्टडी करें, जहां पे बात आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट की करें, जहां पे बात आप लोग नेशनल इनकम या इन्फ्लेशन जैसे मुद्दों की करें, तो कहां पे आ जाएगा सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हो, मार्केट इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हो, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल फर्म की बात करते हो। ठीक है, इनकी स्टडी करते हो। कुल मिलाकर के आप लोग ये कहोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग इंडिविजुअल यूनिट और उसके स्पेसिफिक मार्केट के ऊपर फोकस करते हो। समझ में आया? तो जब भी आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर किसी इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर फोकस करो या वहां पे उसके एक स्पेसिफिक मार्केट के ऊपर फोकस करो, तो आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर ये बात आ जानी चाहिए कि हम लोग किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे आप लोग नेशनल इनकम की बात कर लीजिए, इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, फिस्कल एंड द मॉनेटरी पॉलिसीज की बात कर लीजिए। इन शॉर्ट में अगर आप लोग फोकस करते हो ओवरऑल इकोनॉमी एंड एग्रीगेटेड वेरिएबल्स के ऊपर, तो सर ये क्या कहलाएगा, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। समझ में आया? तो अभी तक हमने केवल थोड़ा सा बैकग्राउंड रेडी किया है कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग किन किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांच होती हैं, और इकोनॉमिक्स के अंदर ना उन दोनों ब्रांचेस के अंदर आप लोगों को एग्जैक्टली किन किन मुद्दों को स्टडी करना है। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। अब इसको अगर आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स की एक कलेक्टिव डेफिनेशन देना चाहते हैं, एक
कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देना चाहते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम लोग कहेंगे सर इकोनॉमिक्स की अगर आप लोग बात करते हो तो इकोनॉमिक्स अपने आप में सोशल साइंस है, ठीक है। क्या है आपका? सोशल साइंस है, जो स्टडी करता है किसके बारे में? स्टडी करता है हाउ ए इंडिविजुअल, इसके अलावा बिजनेस और इसके अलावा गवर्नमेंट मेक ए चॉइसेस टू एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेज अमंग द अनलिमिटेड वांट इन द ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वेलफेयर। देखिए अभी अभी हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की है। यहाँ पे 3 अलग पॉइंट हमने थोड़े से डिफाइन कर दिए। अगर आप लोग बात इकोनॉमिक्स की करते हैं तो इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस दैट स्टडीज, जो क्या करती है? स्टडी करती है। किसको स्टडी करती है? हाउ ए इंडिविजुअल, आपके इंडिविजुअल की बात हो गई, इसके अलावा कोई भी बिजनेस हो गया या कोई भी गवर्नमेंट हो गया। देखिए 3 लोग हैं जो डिसीजन लेंगे, ठीक है। या तो इंडिविजुअल डिसीजन लेगा, या तो आपका बेसिकली कोई भी बिजनेस डिसीजन लेगा, या तो आपका गवर्नमेंट डिसीजन लेगा। अब वो क्या करेगा? वो चॉइसेस रखेगा। किसके बीच में चॉइसेस रखेगा? सर हमारे पास जो स्केर्स रिसोर्सेज अवेलेबल है, माने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड डिमांड है या अनलिमिटेड वांट है, अनलिमिटेड वांट है, ठीक है, वहां पे उसको क्या करना? डिसीजन मेकिंग करना है। और डिसीजन मेकिंग उसको इस तरीके से करना है कि उसको क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, या फिर आप लोग क्या कहेंगे? वेलफेयर मिले। तो सर ये आपका क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक्स कहलाएगा। इसी मुद्दे पर हम लोगों ने पिछली स्लाइड के अंदर पॉइंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करके हम लोगों ने इस डेफिनेशन को डिकोड कर लिया था। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो सर जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो चॉइसेस रखते हैं फुलफिल करने के लिए खुद की जो उनकी नीड्स है और उनकी वांट है, ठीक है। अब इसी तरीके से बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस को डिसीजन लेना पड़ता है प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को। तो हमने बताया था ना, यहाँ पे प्रोडक्शन वाला मामला आ गया। तो प्रोडक्शन की अगर आप लोग बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स का ही बेसिकली आप लोग कहेंगे क्राइटेरिया रहेगा। और अगर आप लोग बात गवर्नमेंट की करते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है किसके लिए? प्रमोट करने के लिए वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बेसिक मुद्दों पर हमने चर्चा की। ये काम या तो इंडिविजुअल करेगा, या तो बिजनेस करेगा, या तो गवर्नमेंट करेगा। क्लियर है? और ये सारा मामला किससे जुड़ा हुआ है? सर आपके स्केर्स रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। स्केर्स रिसोर्सेज के ऊपर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। अगर आपकी अनलिमिटेड वांट हो और अगर आपके पास लिमिटेड बेसिकली रिसोर्सेज हो तो ये आपकी प्रॉब्लम क्या कहलाती है? स्केर्सिटी कहलाती है, ठीक है। इतनी डेफिनेशन क्लियर कीजिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ रहने वाला है। और अगर आपने समझने के प्रोस्पेक्टिव से भी बात करते हो तो यहां पे आपको काफी डिटेल में जाकर के ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फेमस पर्सनैलिटी के डेफिनेशंस को कोट कर लेते हैं ताकि एग्जामिनेशन के अंदर एक सही आंसर को फ्रेम करने में आप सभी को मदद मिल सके, प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी काफी हद तक मदद हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग एक बड़ा नाम लेके चलते हैं जिनका क्या नाम है? लियोनिल रोबिन, ठीक है ना। आप लोग इनके बारे में पढ़ सकते हैं। लियोनिल रोबिन का क्या मानना था? लियोनिल रोबिन कहते थे इकोनॉमिक्स अपने आप में वो साइंस होती है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को एज ए रिलेशनशिप। क्या करती है? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है एज ए रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड द स्केयर मींस व्हिच हैव अ अल्टरनेटिव यूज, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है। अगर आप लोग चाहें तो इनको कोट कर लीजिएगा, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। एट द एंड घूम फिर करके आपको यहां पे आना पड़ेगा और यहां से आप लोग कहां पे आ जाएंगे? इसी पॉइंट पे आ जाएंगे जो मैंने बेस पॉइंट बना करके आपको समझाया था, जो मैंने एज ए फोकस एरिया पॉइंट मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो प्लीज इन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अब बात करते हैं यहां पे, सर आपने क्लियर किया इकोनॉमिक्स का मीनिंग, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के अंदर आपको थोड़ा सा क्लियर करना है माय डियर फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स के अंदर ना हमारे पास काफी सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती है। क्या करती है माय डियर फ्रेंड्स? हमारे पास क्या करती हैं? काफी सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा हमारे पास काफी सारे प्रिंसिपल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप लोग सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? काफी सारे प्रिंसिपल्स भी एग्जिस्ट करते हैं एंड अलोंग विद हमारे पास काफी सारे एनालिटिकल टूल भी एग्जिस्ट करते हैं। कहां पे मैं बात कर रहा हूं सर? आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको ध्यान देना है इन तमाम इकोनॉमिक थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और एनालिटिकल टूल्स का यूज करके, ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है? इन तमाम चीजों का यूज करके आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, माने आपको क्या करना है? बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करना, ठीक है। क्या करना है? बिजनेस रिलेटेड जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसको क्या करना होता है? सोल्व करना होता है और डिसीजन मेकिंग करना होता है। ये क्या कहलाएगा सर? ये आपका इकोनॉमिक्स ना कहला के फिर क्या कहलाएगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अगर आप
लोग बिजनेस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है सर, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हो सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, यहां पे आप लोग कहेंगे देयर इज ए एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरीज प्रिंसिपल्स एंड द एनालिटिकल टूल। समझ में आया, जो भी हमारे पास इकोनॉमिक थ्योरीज अवेलेबल हैं, हमारे पास जो भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं, हमारे पास जो भी इकोनॉमिकल एनालिटिकल टूल्स अवेलेबल है, उनका एप्लीकेशन आपको देखना सर, उनका क्या देखना है, एप्लीकेशन देखना है। किसके लिए सर, बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, एंड ये सपोर्ट करता है मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, तो सर ये क्या कहलाएगा सर, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाएगा। कुल मिलाकर के आप लोग कह दोगे सर इकोनॉमिक्स के अंदर, ध्यान से समझना मेरी बात को, एक तो आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और एक आपकी क्या है, बिजनेस प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, आपके पास क्या है, बिजनेस प्रॉब्लम है। अब इस बिजनेस प्रॉब्लम के अंदर आपको डिसीजन मेकिंग करना, आपको मतलब मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूं, जैसे मैनेजर की बात करेंगे तो यहां पे आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग कहेंगे आपको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है, अब इस डिसीजन मेकिंग तक पहुंचने के लिए ना आपके पास इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी थ्योरीज अवेलेबल हैं उनका एप्लीकेशन आपको देखना है, जितने भी आपके पास इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स अवेलेबल है उनको देखना है, एंड जितने भी आपके पास एनालिटिकल टूल है। ठीक है, तो आपके पास जितने भी एनालिटिकल टूल्स हैं उनका क्या करना है, एप्लीकेशन करना है, और उनको यूज करके बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्व करके आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर सपोर्ट करना है। तो सर ये क्या कहलाएगा सर, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बेहद इजी है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं देखने को मिलेगा। बस आपको ये समझना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, आप लोग मार्केट कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हो, फिर आप लोग आइडेंटिफाई करते हो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट कंडीशन को आइडेंटिफाई करोगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बेसिकली आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप लोग क्या करोगे कि साउंड डिसीजन लोगे, फिर आप लोग ऑप्टिमाइज करोगे रिसोर्सेज को, उसके बाद आप लोग एनालाइज करते हो कॉस्ट एंड बेनिफिट को, लास्ट में जाके आप लोग क्या करते हो, इंप्रूव करते हो प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ को। देखिए ये सारे पॉइंट मैं आने वाले वक्त के अंदर काफी डिटेल में चर्चा करूंगा, तो अभी के लिए आपको क्या करना है, केवल इनको गो थ्रो करना है। ठीक है, आई होप कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको क्लियर रही होगी, समझ में आया होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिनका नाम है जोल डीन, इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। तो जॉन डील का क्या मानना था सर, जोल डील का मानना था कि अगर आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो इसका सिंपल सा मुद्दा है, इकोनॉमिक्स एनालिसिस को आप लोग यूज करते हो, क्या करते हो, इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज करते हो ताकि आप लोग बिजनेस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सके। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जोल डीन या फेमस इकोनॉमिक्स जोल डीन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, यूज ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेटिंग द बिजनेस पॉलिसी। समझ में आया, आपको क्या करना है, बिजनेस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है, उसके लिए अगर आप लोग बिजनेस एनालिसिस को यूज करते हैं तो सर ये क्या कहलाएगा, ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपको ये समझना है, एक टर्म क्या है जिसको आप लोग इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, अपने आप में इंडिविजुअल टर्म है, इसी तरीके से इसके आगे आपने क्या लगा दिया सर, बिजनेस लगा दिया, तो अपने आप में ये अलग चीज है। ठीक है, तो आपको याद रखना, एग्जामिनेशन के अंदर दोनों चीजें पूछी जाती हैं, सर इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग होता है अलोंग विद बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग होता है। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी आपको पढ़ने हैं, और अभी हम लोग इसकी एक टेबल भी देख लेते हैं, कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं, ताकि आपको इस चीज का क्लैरिटी हो सके कि दोनों के बीच में कंपैरिजन किस तरीके से करना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपकी दोनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, उसके बाद सेकंड पैरामीटर के अंदर हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा, और हम जो ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये किस बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मीनिंग की बात करते हैं, तो मैंने बताया इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग स्टडी करते हो, क्या स्टडी करते हो, एलोकेशन ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज इन द सोसाइटी। ठीक है, मोटा मोटा मुद्दा यही रहेगा, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को या इकोनॉमिक थ्योरीज को या एनालिटिकल टूल्स को अप्लाई करते हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन द बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है,
है, ये आपको याद रखना है। अगर आप लोग बात नेचर की करते हैं तो इकोनॉमिक्स अपने आप में थ्योरेटिकल और एनालिटिकल रहेगा। वहीं अगर आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एज वेल एज द एप्लीकेशन ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि हमें अप्लाई करना है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगर आप लोग बात स्कोप की करते हैं तो इकोनॉमिक वाइड इशू इन्वॉल्विंग कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इकोनॉमिक अपने आप में वाइड कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप लोग कंज्यूमर्स की भी स्टडी करते हो, फर्म्स की भी स्टडी करते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर केवल बिजनेस फर्म और मैनेजरल डिसीजन के ऊपर ही फोकस किया जाता है। आपका अगला पॉइंट क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब हमने बताया, हमें एफिशिएंटली एलोकेशन करना है रिसोर्सेज को फॉर द सोशल वेलफेयर, ठीक है। अगर आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो हमारा मेन मुद्दा क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द बिजनेस एफिशिएंसी। समझ में आया, हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है, अलोंग विद क्या रहे, हमारा बिजनेस एफिशिएंट रहे, ठीक है। तो ये आपका हमारा मेन फोकस रहेगा। यहाँ पे आप लोग जर्नली इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, यहाँ पे आप लोग जर्नली बिजनेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। यूजर्स की अगर आप लोग बात करते हो तो सर यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिस्ट हो गए हैं, जितने भी आपके पॉलिसी मेकर हो गए हैं, जितने भी आपके रिसर्चर हो गए हैं, वो आपके इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन के यूजर होते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूजर आपके मैनेजर हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए और बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो गए। ये तमाम लोग कहां पे आते हैं सर, ये यूजर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरऑल कंपैरिजन है। आप लोग क्या कह सकते हो सर, ये क्या है, आपका ओवरऑल कंपैरिजन है, जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स बुनियादी तौर पे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स अपने आप में काफी वाइड कॉन्सेप्ट है, उसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको बिजनेस के अंदर देखने को मिलता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी मुद्दा था हमारी पहली यूनिट के पहले चैप्टर का, दैट इज द इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, और फेमस पर्सनैलिटी जो आपके इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको आपको पढ़ लेना है। अलोंग विद आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको पढ़ना बिजनेस इकोनॉमिक्स और इनके बीच में कंपैरिजन आपको पढ़ लेना है। एज इट इज आपको टेबल की फॉर्मेट में याद करना है, लिखना है, और अच्छे से अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है तो वहां पे प्रेजेंट करके आना, ठीक है। आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको इस चीज का क्लैरिटी हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, और इनकी बुनियादी तौर पे डेफिनेशन क्या होती है। और उम्मीद करता हूं अभी तक का सेशन आपको पसंद आया होगा, चीजें क्लियर रही होंगी। देखिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं किया है, अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली दफा आए हैं तो हमारे दोनों चैनल को प्लीज मेक श्योर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को समय रहते मिल सके। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता देता हूं, बीकॉम कॉर्नर के ऊपर आपकी इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जुड़ी हुई तमाम क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और कॉम एक्सपर्ट के ऊपर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई तमाम क्लासेस देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर के दोनों चैनल आपकी ग्रेजुएशन की जर्नी के लिए काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सर, अगला कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर आप बात बिजनेस इकोनॉमिक्स की करते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो हमें इकोनॉमिक्स ना पढ़ के क्या पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक्स का इंप्लीमेंटेशन बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो अब आपको पढ़ना है सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर किस तरीके का होता है, या बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस का मतलब होता है जहां पर बुनियादी तौर पे जो भी अवेलेबल थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एनालिटिकल टूल हैं, उनको जस्ट आपको अप्लाई करना है, उनको जस्ट आपको यूज करना है, उनको जस्ट आपको वापरना है। यहां पे आपको कुछ नया थ्योरी डेवलप नहीं करना है, और जहां पे कोई नया थ्योरी डेवलप नहीं किया जाता है, नई थ्योरी पे रिसर्च नहीं की जाती है, केवल जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, थ्योरीज है, एनालिटिकल टूल, अगर केवल उनको यूज किया जाता है, केवल उनको अप्लाई किया जाता है, तो आप लोग कहेंगे दिस इज द अप्लाइड साइंस। आप लोग क्या कहेंगे, अप्लाइड साइंस कहेंगे। और क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को, प्रिंसिपल को और एनालिटिकल टूल्स को हम लोग बिजनेस प्रॉब्लम्स के अंदर जस्ट इंप्लीमेंट करेंगे,
करेंगे, जस्ट उसको एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो सर ये क्या कहलाएगा सर, आपका अप्लाइड साइंस कहलाएगा। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए अप्लाइड साइंस होता है बिकॉज इट यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स टू सोल्व द प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम रेदर देन डेवलपिंग ए न्यू इकोनॉमिक थ्योरी। मैंने बताया ना, यहाँ पे कोई नई इकोनॉमिक थ्योरी डेवलप नहीं करनी, बल्कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है ना उनको इंप्लीमेंट करना। दैट्स व्हाई वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड साइंस इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, अप्लाइड साइंस वाला होता है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की अगर आप लोग बात करते हो तो सर ये क्या रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर रहेगा। अभी अभी हमने पढ़ा सर आपका एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग इकोनॉमी एज ए होल पढ़ते हैं, जहां पे आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आप लोग यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। कुल मिलाकर के आप लोग इकोनॉमी एज ए होल को स्टडी करते हैं। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग किसी इंडिविजुअल बिजनेस फर्म की बात करेंगे और वहां पे मैनेजरल डिसीजन की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कह सकते हैं सर, कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि सर जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका नेचर कैसा रहेगा, इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल बिजनेस के ऊपर, इंडिविजुअल फर्म के ऊपर फोकस करेंगे। तो अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करते हैं तो वो कहां पे चला जाता है सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर चला जाता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या लिखेंगे सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली फोकस करता है इंडिविजुअल बिजनेस फर्म्स के ऊपर या कंज्यूमर के ऊपर या मार्केट के ऊपर या इंडस्ट्रीज के ऊपर। इट अप्लाइज द कॉन्सेप्ट सच एज ए डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया एंड प्राइसिंग एंड द बिजनेस डिसीजन हो गया। तो कुल मिलाकर के ये आपका मैक्रो के तो अंदर आएगा नहीं, क्योंकि मैक्रो के अंदर तो होल इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना होता है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल मार्केट को, इंडिविजुअल बिजनेस को, इंडिविजुअल फर्म्स को, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अप्लाइड साइंस हो गया, दूसरा क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। सर तीसरा क्या रहेगा, मैनेजरल डिसीजन ओरिएंटेड। ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले भी बताया था, हमारे पास क्या रहेगा, कोई भी बिजनेस है, ठीक है ना, बिजनेस के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस करना है ताकि हम लोग क्या कर सके, किसके अंदर सपोर्ट कर सके सर, आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर सपोर्ट कर सके। पढ़ाया ना मैंने अभी अभी ये। अगर आप लोग ऐसा देखते हैं कि आप लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर सपोर्ट करेंगे तो ये आपका डिसीजन कौन लेगा, मैनेजर लेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो मैनेजरल डिसीजन ओरिएंटेड रहता है नेचर के अंदर। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या रहेगा सर, गोल ओरिएंटेड रहेगा। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, अगर आप लोग कोई भी इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो वहां पे गोल आपका होता है। चाहे जैसे अगर आप लोग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, बिजनेस की गोल की बात करेंगे तो सर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिले, मार्केट शेयर एक्सपेंशन देखने को मिले, लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी देखने को मिले। तो बिजनेस के अंदर बतेरे सारे गोल होते हैं, बतेरे सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनके लिए हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स का सहारा लेते हैं। तो आप लोग कहेंगे इसका नेचर कैसा होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। तो आप लोग कहेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का एम होता है अचीव करना स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव को। दैट्स व्हाई वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स इज गोल ओरिएंटेड इन नेचर। ये क्या होती है सर, आपकी गोल ओरिएंटेड इन नेचर होती है। ठीक है, तो बेहद आसान है। जब भी आप लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे या नेचर ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो अप्लाइड साइंस रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर रहेगा, मैनेजरल डिसीजन ओरिएंटेड रहेगा और गोल ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, प्लीज इनको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट अगर आप लोग बात करते हैं, अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो सर ये क्या रहेगा, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर रहेगा। सर ये क्या बला है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे अगर आप लोग केवल और केवल बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया सर अगर आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे ना तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमें क्या करना पड़ता है सर, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ता है। बिजनेस से रिलेटेड क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको किसकी जरूरत रहेगी सर, आपको बिजनेस मैथमेटिक्स की समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आपको यहां पे स्टैटिस्टिक की भी समझ होनी चाहिए, अलोंग विद आप लोग क्या कहेंगे सर, आपको मैथमेटिक्स की भी समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक की भी नॉलेज चाहिए और मैथमेटिक्स की भी नॉलेज चाहिए। अब कोई भी डिसीजन अगर आप लोग लेते हो तो आपको मैनेजमेंट की भी नॉलेज चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपको किसकी जरूरत रहेगी सर, मैनेजमेंट की भी जरूरत रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटिव डिसीजन लिया जाएगा, फंड से रिलेटेड अगर मामला आता है तो आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए सर, आपको फिनेंस की जानकारी होनी चाहिए। और क्योंकि आपको डिसीजन लेना है तो अकाउंटिंग भी तो करना पड़ेगा ना, यानी कि आपको किसकी जानकारी होनी
होनी चाहिए, अकाउंटिंग की जानकारी होनी चाहिए, एटसेट्रा। कुल मिलाकर के अगर आप लोग देखेंगे, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें बतेरी सारी डिसिप्लिन्स की जरूरत होती है, अलग अलग बेसिकली सब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, जैसे आपका स्टैटिस्टिक हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जैसे आपका फिनांस हो गया, जैसे आपका मैनेजमेंट हो गया, जैसे आपका अकाउंटिंग हो गया। ठीक है, ये तमाम ऐसी इसको आप लोग क्या बोलोगे, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, सर हमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिसीजन पर पहुंचने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की भी जानकारी होनी जरूरी है, मैनेजमेंट की, फिनांस की, अकाउंटिंग की, रिसर्च की, मार्केटिंग की, मैथमेटिक्स की और स्टैटिस्टिक की, इन तमाम चीजों की जानकारी होना जरूरी है। दैट्स व्हाई वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो कैसा रहता है सर, वो आपका इंटरडिसिप्लिनरी रहता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, कैसा नेचर होता है आपका, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका कैसा नेचर हो गया, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर हो गया। ठीक है, तो जैसे कुछ कुछ पॉइंट आपको क्लियर भी हो रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है और अगेन अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आगे देखिए, ये क्या रहता है आपका, नॉर्मेटिव एज वेल एज द पॉजिटिव साइंस की तरह भी काम करता है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, यहाँ पे आप लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब जैसे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे सर, डिमांड को फोरकास्ट करेंगे, हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करेंगे, हम ऑप्टिमाइजेशन मॉडल को पढ़ेंगे, हम लोग कॉस्ट एनालिसिस को करेंगे। अब ये सारे कामों को करने के लिए ना हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की नॉलेज होना जरूरी है, डिमांड फोरकास्टिंग की नॉलेज होना जरूरी है, हमें रिग्रेशन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस और उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल की जानकारी होना जरूरी है। तो ये जितने भी नाम मैंने आपको गिनाए हैं ना, इन सबको माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कहते हो, माय डियर फ्रेंड्स इनको आप लोग क्वांटिटेटिव मेथड्स कहते हो। क्या कहते हो, ये सब क्या हो गए आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स हो गए। ठीक है, तो इनको आप लोग क्या कहोगे, दीज आर द क्वांटिटेटिव मेथड्स, और इनका इस्तेमाल करके आप लोग अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि आपका यहाँ पे क्या होता है, यूज ऑफ द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होता है। ठीक है, आई होप की क्लैरिटी आपको हो गया होगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, नेचर की बात करो चाहे कैरेक्टरिस्टिक की बात करो तो ये अप्लाइड साइंस रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा, मैनेजरल डिसीजन ओरिएंटेड रहेगा, इसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे, गोल ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर रही। अब आगे अगर आप लोग देखते हो तो ये आपका इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर रहेगा। इसके अलावा मैंने आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, दैट इज अ यूज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, माने हमें बतेरी सारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है, जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, डिमांड फोरकास्टिंग हो गया, कॉस्ट एनालिसिस हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया और ऑप्टिमाइजेशन मॉडल हो गया। इन तमाम चीजों की जानकारी होती है। दैट्स व्हाई ये तमाम क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड्स है। तो इनका इस्तेमाल अगर आप लोग करोगे तो आप क्या कह सकते हो सर, आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, यूज ऑफ द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने कुछ कुछ क्या क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स कहां पर फोकस करता है। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज हो गई है, मेजर ब्रांचेज जिनको कहते हो माइक्रो और मैक्रो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स की एक कंक्लूडेड डेफिनेशन हमने पढ़ी। उसके अलावा जितने भी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स को लेकर के क्या कहा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है ये हमने पढ़ा। बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के अंदर बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है, इस मुद्दे पर हमने चर्चा की। इसके अलावा हमने देखा नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स, जहां पे कुल मिलाकर के मैंने 6 पॉइंट आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक हम और पढ़ेंगे सर, अगर आप लोग स्कोप की बात करते हो, स्कोप ऑफ बिजनेस क्या बोलते हैं आप, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या रहेंगे। अब स्कोप का मतलब क्या होता है, वो तमाम एक्टिविटीज, वो तमाम एरियाज जो बेसिकली आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं, उनको आप लोग क्या बोलोगे सर, उसको आप लोग बेसिकली स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलोगे। ठीक है, अब स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर ना सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है सर, हमें डिमांड की एनालिसिस करना होगा। ये क्या होता है डिमांड, अभी कुछ टाइम में अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। आपको क्या करना होगा, आपको डिमांड को एनालिसिस करना होगा। ठीक है, एंड डिमांड को एनालिसिस करने के बाद ना हमें भविष्य के अंदर हमारी डिमांड क्या रहेगी उसको आप लोग क्या बोलोगे सर, उसको आप लोग यहाँ पे फोरकास्टिंग बोलने वाले हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे सर, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग करने वाले हो। यहाँ पर ये डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग की अगर आप लोग बात करते हो तो ये हमारी बिजनेस के अंदर हेल्प करेगा। किसको
समझने के लिए सर मार्केट में हमारी डिमांड क्या रहेगी, यानी कि एस्टिमेट करने में मार्केट डिमांड को ये आइडेंटिफाई करता है फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि आपकी जो डिमांड है ना वो डिमांड किन किन फैक्टर से अफेक्टेड है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे सर, जितने भी फैक्टर अफेक्ट है ना, या जितने भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, डिमांड को। इस चीज को भी समझने के लिए हमारे पास किसकी मदद ली जाती है सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद ली जाती है सर। फोरकास्ट फ्यूचर सेल किया जाता है एंड प्लान प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड डिमांड। कुल मिलाकर के आप लोग ये कहेंगे सर बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग डिमांड को अंडरस्टैंड करेंगे, अभी प्रेजेंट का डिमांड क्या है, और फोरकास्ट करेंगे भविष्य के अंदर हमारा सेल्स क्या हो सकता है, क्या डिमांड हो सकता है हमारे प्रोडक्ट को लेकर के, और एग्जैक्टली कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, इंपैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमें किस किस मुद्दों पर रिसर्च करना होता है, मार्केट डिमांड पर, कंज्यूमर प्रीफरेंस पर, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर, और एडवर्टाइजिंग एंड द इनकम लेवल के ऊपर। तो एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, दैट इज द डिमांड एनालिसिस एंड द फोरकास्टिंग। दिस इज द स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या रहेगा, ध्यान से समझिएगा, दूसरा हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन पर बात करेंगे। एक बार आपने डिमांड को एनालिसिस कर लिया, आप लोग क्या करने वाले हो, प्रोडक्शन करने वाले हो, एंड प्रोडक्शन करने के बाद आप उस प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आई है उसको क्या करोगे सर, आप लोग बेसिकली एनालिसिस करोगे। समझ में आया? तो आपको थोड़ा सा समझना है कि सर हम लोग कहां पर फोकस करने वाले हैं। हम लोग फोकस करने वाले हैं प्रोडक्शन के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करेंगे, प्रोडक्शन के ऊपर। आप जिस भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, और उसकी कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। अब कॉस्ट एनालिसिस के अंदर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जैसे अगर आप लोग बात करते हो, दो तरीके की कॉस्ट होती है। एक क्या हो गया सर, आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ठीक है, जैसे आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। कुछ ऐसी कॉस्ट है जो हमेशा क्या रहती है, आपकी फिक्स्ड रहती है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या कॉस्ट क्या हो जाएगा सर, आपका वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया। इसके अलावा आप लोग एक कहते हैं सर, आपका क्या होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट हो गया, ठीक है। एंड आप लास्ट में जाकर के इसके हिसाब से क्या करोगे सर, कॉस्ट रिडक्शन करते हो। क्या करते हो, इन तमाम फैक्टर को पढ़ करके कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, या फिर आप लोग क्या करते हो सर, मिनिमाइजेशन करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये मुद्दे यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हो सर, स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सबसे एफिशिएंट मेथड कौन सा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, जो भी आपका मोस्ट एफिशिएंट मेथड होता है ना उसको बीच में थोड़ा सा वॉइस का इश्यू हो गया था, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। तो मैंने बताया बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ द प्रोडक्शन व्हाइल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया, ऑप्टिमम यूज ऑफ द लेबर एंड कैपिटल हो गया, कॉस्ट एस्टिमेशन हो गया, कॉस्ट कंट्रोल हो गया, और इकोनॉमिक ऑफ द सेल हो गया। कुल मिलाकर के मोटे मोटे पॉइंट हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। तो स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपका सबसे पहला क्या आ गया माय डियर फ्रेंड, डिमांड एनालिसिस एंड द फोरकास्टिंग आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आया है सर, आपका प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट एनालिसिस आया। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा सर, प्राइसिंग डिसीजन। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने क्या किया, अगर आप लोग थोड़ा सा सीक्वेंस को देखेंगे तो आपको क्लैरिटी होगा। सर हमने सबसे पहले क्या किया है सर, सबसे पहले हम लोगों ने डिमांड को पढ़ा, ठीक है। आपने क्या कहा है सर, आपने डिमांड को अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। डिमांड को अंडरस्टैंड करने के बाद एंड हमने फोरकास्ट भी किया। इसको क्या किया, मैं एक शॉर्ट टर्म में लिख देता हूं, हमने क्या किया, इसको फोरकास्ट भी किया है। डिमांड फोरकास्ट के बाद हमने देखा सबसे बेस्ट जो आपका प्रोडक्शन मेथड कौन सा है, ये हमने समझा। और हमने क्या समझा है, आपका कॉस्ट एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब एक बार आपने कॉस्ट को एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है सर, आपको प्राइसिंग से जुड़ा हुआ डिसीजन लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको प्राइसिंग से जुड़ा हुआ क्या लेना है, डिसीजन लेना। क्लियर? तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइसिंग डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चल गया आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना, ठीक है। अब उसके बाद प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करके चलते हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड करके चलते हैं, कंज्यूमर की डिमांड को इंक्लूड करके चलते हैं, मार्केट कंपटीशन को इंक्लूड करके चलते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन और बिजनेस ऑब्जेक्टिव को क्या करके चलते हैं, एक तरीके से कंसीडर करके चलते हैं। और उसके बिहार पे आप लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट को, एक प्राइस को क्या करते हो, डिसाइड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस जो डिसाइड किया जाता है ना, वो काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी मुद्दा होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस
pricing is the most important managerial decision. Business economics provide the method for determining and optimum price of the production. समझ में है? आपको क्या करना है? अगर आपको डिटरमाइन करना है, क्या करना है? आपको डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है? ऑप्टिमम, क्या कहेंगे आप लोग? आपको डिटरमाइन करना है ऑप्टिमम प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, आप लोगों को क्या डिटरमाइन करना है? ऑप्टिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स आपका कौन मदद करने वाला है? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, बेहद आसान रहेगा। ये ऑप्टिमम प्राइसिंग का क्या मतलब है? ये आपका सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया, जहां पे क्रॉस किया है यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी दिखेगा, यहाँ पे आपको एक प्राइस दिखेगा। हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे काफी डिटेल में, यहाँ पे पूरा कहानी ग्राफ्स का रहेगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट को मैं इत्मीनान से पढ़ाने वाला हूं, चीज का टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको जस्ट गो थ्रो करना है, क्लैरिटी रखना है कि क्या क्या हमें यहाँ पे स्कोप के अंदर आता है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है। ठीक है, अब इसके बाद जब आपका प्राइसिंग डिसाइड हो गया है तो आपको प्रॉफिट एनालिसिस करना पड़ेगा एंड प्रॉफिट का प्लानिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एनालिसिस करना पड़ेगा और प्रॉफिट एनालिसिस के बाद प्रॉफिट का प्लानिंग भी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे? बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है बिजनेस मैक्सिमाइज प्रॉफिट व्हाइल एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो एक तो ये आपका ध्यान रखिएगा, आपका किसके अंदर सर? प्रॉफिट के अंदर। किसके अंदर? प्रॉफिट के अंदर। प्रॉफिट भी कैसा रहे सर? आपका मैक्सिमाइज रहे। प्रॉफिट कैसा रहे? आपका मैक्सिमाइज रहे एंड आपका जो बिजनेस है ना, उस बिजनेस का लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बना रहे। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे आपका क्या रहे? लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आपका क्या बना रहे? लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बना रहे। ये भी आपका एंश्योर करने का काम किसका होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का होता है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट फोरकास्टिंग हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है। ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, पढ़ना तो है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सेल्स लेके चलते हो, एक्स एक्सिस पे क्या लेके चलते हो? सेल्स लेके चलते हो। और माय डियर फ्रेंड्स वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेके चलते हैं? या तो कॉस्ट लेके चलेंगे या तो हम लोग क्या लेके चलेंगे? आपका रेवेन्यू लेके चलेंगे। ठीक है, या तो क्या लेके चलेंगे? कॉस्ट, या तो क्या रहेगा? रेवेन्यू रहेगा। अब आपको ध्यान ये देना है, हमारा एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा सर? आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया है, जिसको आप लोग क्या कह सकते हो? एफसी कहते हो। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा ना आपका एक टोटल रेवेन्यू होता है, एक टोटल कॉस्ट होता है। ध्यान से समझिएगा, क्या होता है? एक टोटल रेवेन्यू होता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, हमारा टोटल रेवेन्यू कुछ इस तरीके से गया। ठीक है, अब दूसरी अगर आप लोग बात कीजिएगा, मान लीजिए आपने क्या कहा है? आपका टोटल कॉस्ट रहा है, क्या रहा है? टोटल कॉस्ट रहा है, कुछ इस तरीके से रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझना क्या है? टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके से रहा है, टोटल रेवेन्यू कुछ इस तरीके से रहा है। तो मैं इनको मेंशन कर देता हूं, ये क्या है सर? आपका टोटल कॉस्ट है, ये क्या है सर? आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, क्या है? टोटल कॉस्ट है और क्या है? टोटल रेवेन्यू, जो भी आपका रहता है। अब क्योंकि वैसे तो अगर आप लोग थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये क्या है? आपका टोटल रेवेन्यू है और ये क्या है? आपका टोटल कॉस्ट है। ठीक है, जिस पॉइंट पे कट करते, ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी और यहां पे भी दो अलग अलग पोजीशन निकल के आ गई है। ठीक है, इसी पॉइंट को आप लोग क्या कहते हो? इसको आप लोग कहते हो ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग क्या कहते हो? इसको ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हम इसको भी पढ़ेंगे, आगे जाके मैं क्लियर करूंगा। अभी के लिए जस्ट आपको इतना याद रखना। ठीक है, अब ब्रेक आपका क्या होता है? ये फोरकास्ट अगर आप लोग करना चाहते हो, प्रॉफिट को, कॉस्ट को एनालिसिस करना चाहते हो, प्रॉफिट टारगेट को सेट करना चाहते हो, करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हो, तो इन तमाम मुद्दों में हमारी कौन मदद करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स मदद करता है। ठीक है, अब कैपिटल मैनेजमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सर कौन सा फंड कहां पे, कब, क्यों, कैसे और लगाना है, वो क्या रहेगा सर? आपका बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहेगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स असिस्ट करता है मैनेजर को किसको डिसाइड करने में? हाउ टू एलोकेट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। समझ में आया? आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली कैसे एलोकेट करना है, इस चीज में कौन असिस्ट करता है मैनेजर्स को? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है कैपिटल बस्टिंग, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, अपेरेजल, सब आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 3 के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन हो गया, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया, तमाम चीजें हैं जो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा होगा, आइडेंटिफाई करना प्रोजेक्ट को, कैश फ्लो का एस्टिमेट करना,
इवेलुएट करना और बेस्ट प्लान को इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो ये तमाम चीजें कहां पे आती हैं सर? बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर आती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर भी आपकी काफी हद तक मदद करता है। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर भी, और इसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ से काफी बार आप लोग पढ़ते हैं कि सर मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, एक मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है, एक ओलिगोपोली होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की मार्केट है। अभी हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि काफी डिटेल में हम लोग अगले जो आने वाले चैप्टर हैं वहां पे इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना है तो वहां पे भी बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या करने वाला है, काफी हद तक मदद करेगा। इसी तरीके से आपको याद रखना है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस के अंदर भी हमारी ये मदद करेगा, बिजनेस फोरकास्टिंग के अंदर भी ये हमारी मदद करेगा, और रिसोर्स एलोकेशन के अंदर भी हमारी ये मदद करने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कह सकते हो सर? स्कोप की अगर आप लोग बात करते हो तो डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग हो गया, प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट एनालिसिस हो गया, प्राइसिंग डिसीजन हो गया है, प्रॉफिट एनालिसिस एंड प्रॉफिट प्लानिंग हो गया है, कैपिटल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड द कॉम्पिटेटिव एनालिसिस हो गया है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट, उसके बाद बिजनेस फोरकास्टिंग, रिसोर्स एलोकेशन। ये कुछ ऐसे स्कोप है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं या एरिया है जहां पर बुनियादी तौर पे आप लोग क्या करते हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था जहां पर हम लोगों ने काफी बुनियादी बातें जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, बिजनेस इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, उनको स्टडी किया है। अगली क्लास में मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग डिमांड को कवर कर दें, उससे अगली क्लास के अंदर हम लोग सप्लाई को कंप्लीट करेंगे। कुल मिलाकर के 3 से 4 क्लासेस के अंदर आपका यूनिट नंबर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग और चैप्टर नंबर 1 अदर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो फटाफट से लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।